गति के नियम। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित कार्य पर नेट बल निकालना। नेट बल क्या होता है कि यानी जितना बल सब उसके ऊपर पूरा लग रहा है उसको नेट बल कहते हैं। और बल का सूत्र क्या होता है, अम्य होता है। नेट का जब यहाँ पे सूत्र लगता है दोनों तो जो बल लगता है उनको माइनस कर देते हैं। एक समान चाल से नीचे करते हैं कोई वर्षा की बूंद, जब कोई वर्षा की बूंद है जब वो नीचे एक समान चाल से गिरेगी, जब यानी कि उसका एक समान चाल का मतलब क्या होता है, उसका वी यानी कि जो चाल है उसकी नियत है, यानी कांस्टेंट है या आप कह सकते हैं नियत है। जब और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की तरह। जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो ए ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। जब ए जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर देखो जीरो रखो और जीरो को से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह ये भी जीरो हो गया। दूसरे में हमें कह रहा है कि जल में तैरता कोई 10 ग्राम सेती का कोई, ये 10 ग्राम है। ठीक है ना, तो 10 ग्राम वजन है इसका। देखो जल में क्या होता है, उत्प्लवन बल होता है जो वस्तु को ऊपर की ओर लगाता है। लेकिन ये वस्तु में अगर नीचे का ज्यादा होता, यानी कि जो जी लग रहा है ये नीचे होता गुरुत्वीय त्वरण, तो ये डूब जाता। और उत्प्लवन बल ज्यादा होता है ये ऊपर पानी के ऊपर तैरने ऊपर चला जाता। ठीक है ना, पानी के ऊपर। लेकिन ये बीच में एक जगह ठहरा हुआ है, ना ये अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है ना बीच में। इसका मतलब क्या है कि जो उत्प्लवन बल लग रहा है और ये जी दोनों एक दूसरे के बराबर है। और जब ये बराबर होंगे यानी कि विराम अवस्था में, तो हमारा ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा तो अब जीरो हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है कि पतंग है जो स्थिर मतलब कहीं पे रोकी गई है और स्थिर है, यानी कि उसकी विराम अवस्था में। विराम अवस्था में क्या होता है कि हमारा वेग जीरो हो जाता है। ठीक है ना, वेग सॉरी कांस्टेंट हो जाता है कि वेग सॉरी वेग जीरो हो जाता है, मतलब एक जगह स्थिर है। जब ये एक जगह स्थिर होगी त्वरण हमारा जीरो हो जाएगा, इस तरह हमारा अपनेट भी जीरो हो जाएगा। और डी में है कि 30 किलोमीटर के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार है वो 30 किलोमीटर के वेग से एक समान वेग से चल रही है। और वही ये पहले की तरह हो गया कि एक समान वेग से जाने की उसका वी नियत है। वी नियत है, ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा तो अपने जीरो हो जाएगा। और लास्ट में हमें कह रहा है कि सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से अंतरिक्ष में तीव्र वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है वो सभी से दूर है। और ये भी कह रहा है कि तीव्र चार्ज अंतरिक्ष में बताया यहाँ पर अगर कोई आसपास पिंड हो तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। अगर कोई आसपास पिंड ही नहीं है तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। और जिस दिशा में जा रहा है जिस वेग से जा रहा है एक समान वेग पकड़ के ही जाएगा, उसका वेग कभी बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब वहां पर भी ए जीरो हो जाएगा, इसलिए एफ भी जीरो हो जाएगा। ये सभी के आंसर और सभी के अंदर एफ नेट है, यानी कि भाई बल जो भी है वो शून्य है। तो दूसरे क्वेश्चन में 0.05 केंद्र का कोई कक्कड़ है उसको हमें फेंका जाता है, स्थिति दे रखी है। ठीक है, हमें इसके बल का परिमाण निकालना, उसकी दिशा बतानी। सबसे पहले क्या है कि ऊपरी मुखी गति, यानी ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर जब फेंका जाता है नीचे जो लगता है उसके गुरुत्वीय त्वरण ऊपर फेंका जा रहा है, जिस वेग से फेंका जा रहा है वो, तो इसमें जो बल होगा वो नीचे की ओर लगेगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वो वस्तु को नीचे खींचेगा और उसके कारण उसमें मंदन उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि वस्तु जैसे जितने ऊपर जाएगी उसका धीरे धीरे वेग कम होता जाएगा और जब वो अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचेगी तो उसका वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो जो बल है वो नीचे की ओर लग रहा है तो बल की दिशा होगी नीचे की ओर। और जो बल का परिमाण क्या होगा वो होता है एम ए। और यहाँ पर ए क्या है, ए जी के बराबर ही है क्योंकि बल है वो नीचे लग रहा है, इसलिए हमारे पास जी का मान होता है 10। 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। अगर 10 से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी हमें। तो इस तरह से हमारे पास 0.5 न्यूटन आ गया। दूसरे में हमें अधोमुखी की गति के लिए यानी कि नीचे जब फेंका जाए, नीचे मतलब ऊपर जाके नीचे वापस आ रहा है, जब नीचे आएगा तो वापस वही बल तो वही लगेगा हम जो पहले लग रहा था जी गुरुत्व त्वरण की सहायता से। तो दिशा क्या होगी, नीचे की ओर होगी, इसमें भी नीचे की ओर होगी। और जो बल का मान है वो भी 0.5 न्यूटन होगा। तीसरे में हमें कह रहा है उस बिंदु पर जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जब वो अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसका वेग होता है वो जीरो हो जाता है। यानी कि वो एक जगह थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाती है, मतलब उसका वेग शून्य हो जाता है। जब वेग शून्य हो जाता है लेकिन तब भी उस पर बल तो लगते ही रहता है क्योंकि थोड़ी देर बाद वो वापस नीचे ही आ जाती है वस्तु। इसका मतलब कि वेग जब शून्य भी हो तब भी जो बल की दिशा होगी वो तो होगी नीचे की ओर। और जो बल का परिमाण होगा वो इनके बल 0.5 न्यूटन ही होगा। तीसरे सवाल में 0.1 केजी का कोई पत्थर है जिसको हमें कुछ स्थिति दे रखी है। पहली स्थिति में क्या है कि पत्थर को रेलगाड़ी की खिड़की के फेंकने के तुरंत पश्चात, मतलब वो रेलगाड़ी वो रुकी हुई है, जब रेलगाड़ी रुकी हुई होगी तो उसका कोई वेग नहीं होगा। ठीक, जब पत्थर को हम फेंकेंगे बाहर, जब पत्थर को हम बाहर की तरफ फेंकेंगे रेलगाड़ी से तब उसके ऊपर एक ही बल लगेगा, वो लगेगा नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण। और जो बल होगा वो क्या होगा, m g हो जाएगा। अगर यहाँ पर रेलगाड़ी होती स्पीड में यानी गति में होती तो इसको एक वेग मिल जाता, लेकिन रेलगाड़ी स्थिर इसलिए इसको इस तरफ कोई वेग नहीं मिलेगा और सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण मिलेगा और बल मिलेगा ऑफ नेट वो होगा m g, यानी कि 0.1 × 10 हो गया 1 न्यूटन। आप 10 करके भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो दिशा होगी उसकी नीचे की ओर होगी। दूसरे में हमें कह रहा है कि 36 किलोमीटर के एक समान वेग से गतिशील कोई ट्रेन के खिड़की के तुरंत पश्चात, तो देखो अगर वो ट्रेन की गति 36 किलोमीटर, जब उसको पत्थर को बाहर फेंकेंगे तो पत्थर के पास वेग जो आया जाएगा वो आएगा ट्रेन का वेग प्लस पत्थर का अपना वेग। लेकिन यहाँ पर पत्थर का अपना वेग नहीं दिया है क्योंकि उसको सीधा फेंका जा रहा है, उसका वेग मतलब किसी स्पीड से नहीं फेंका जा रहा है, तो इसलिए उसको जो वेग प्रदान होगा वो सिर्फ ट्रेन का ही वेग प्राप्त होगा। ठीक है, तो ट्रेन का वेग कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो नीचे की ओर एक बल लगेगा वो है mg। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जितनी होती है वो मीटर प्रति सेकंड में होगी, इसलिए हमने इसको बदल दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो अब इसको समझते हैं कि देखो 10 मीटर प्रति सेकंड इधर लग रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड इसको ये त्वरण लग रहा है और इधर दिशा है। यहाँ पर हमें बल की बात की गई है, बल की बात कर रहे हैं तो देखो ये यहाँ पर जो दे रखा है ये वेग है। ठीक है ना, ये कोई बल नहीं है, बल है वो तो नीचे की हो रही है, वो है mg। तो हमारे पास वापिस mg आ जाएगा 1 न्यूटन कहाँ पे, नीचे की ओर। ठीक है, और तीसरा हमारे पास दे रखा है
पत्थर को 1 मीटर के त्वरण से गति से किसी रेलगाड़ी को खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, मतलब जो ट्रेन है उसका त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक जब उसको बाहर फेंकेंगे तो उसको इस तरफ जो वेग प्रदान हो जाएगा वो ट्रेन का वेग होगा, लेकिन ट्रेन का वेग पहले तो हमें 36 दे रखा था, इसमें दे नहीं रखा है, तो मान लेते हैं कोई भी एक वेग है उसको दे दिया। और ये फिर वही बात है कि ये तो वेग है, कोई बल नहीं है। बल हमारे पास क्या होगा, वो mg होगा, तो नेट बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन यानी कि बाई बल। चौथा हमारे पास क्या है कि पत्थर को 1 मीटर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है, मतलब कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी इसके फर्श पर पड़ा है, ठीक है ना। फर्स्ट पर पड़ा है और रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में, मतलब वो रेलगाड़ी के अंदर स्थिर है, एक जगह पे रुका हुआ है। अगर वो एक जगह पे रुका हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें उत्तर निकालना है। देखो अगर वो रेलगाड़ी पर रुका हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके नीचे जो बल लग रहा है mg को संतुलित करने के लिए कोई बल लगा हुआ है। अगर यहाँ पर mg लगा हुआ होता, सिर्फ mg लगा होता तो ये ट्रेन के नीचे ट्रेन को फाड़ के आर पार निकल जाता है, धरती के अंदर चला जाता, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए कोई बोर्ड लगा होता है जिसको हम सिर्फ कल्पना करके मानते हैं, वो होता है नॉर्मल फोर्स, जिसको हम अंश से दर्शाते हैं, यानी कि n बराबर है mg, ठीक है ना। ये इसको संतुलित करके बैठा है mg को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n बराबर mg है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बचा कौन सा बल, इधर वाला बल, क्योंकि इधर जा रही है ट्रेन, वो होगा ऑफ नेट बराबर ma। पहले हम g क्यों ले रहे थे, क्योंकि बल नीचे क्यों लग रहा था, अब बल लग रहा है क्षैतिज दिशा में, क्योंकि ये सारे जितने बल है ना ये तीनों ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये होगी ऊर्ध्वाधर दिशा और ये होगी क्षैतिज दिशा। यहाँ पर जो बल लग रहा है क्षैतिज दिशा में वो होगा 0.1 न्यूटन। चौथा क्वेश्चन बहुत छोटा है कि हमें एक मेज पर है ना एक पत्थर बंधा हुआ है, यहाँ पर एक पत्थर बंधा हुआ है और उसकी लंबाई है वो है l, और मेज की खूंटी के बीच में बंधा हुआ है और वो ऐसे घूम रहा है। देखो हमें इसमें पूछा क्या है कि पहले में दे रखा है कि m है वो इसका द्रव्यमान है, v इसकी चाल है, l इसकी दूरी है और l है वो r के बराबर है, ठीक है ना, l बराबर है r। वो तो यहाँ पर m v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r की जगह l लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि r और l बराबर है। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि हमें बल का बाह्य बल निकालना है। बाह्य बल निकले, हम जानते हैं कि जब वस्तु किसी घूर्णन अक्ष से चारों ओर घूमती है तो अंदर की ओर एक बल लगाती होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसके वो होता है mv स्क्वायर अपन r। और यहाँ पर एक रस्सी ली गई है, मतलब डोरी ली गई है, तो डोरी के बीच में तनाव भी उत्पन्न होगा, और जब तो तनाव उत्पन्न होगा तो तनाव का भी कुछ मान होगा, तो यहाँ पर वो तनाव होगा वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर ही होगा, तो ये हो जाएगा t बराबर mv स्क्वायर अपन r। और यहाँ पर दूसरी समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखो इसने बाह्य बल का नाम पूछा है, mv स्क्वायर अपन r या mv स्क्वायर अपन l, ये बल का मान है, बल नहीं है, ये बल का मान है। बल क्या होता है, बल क्या होते हैं, जैसे तनाव बल, स्थितिक बल, गुरुत्वीय बल, जिनके पीछे बल लगता है वो बल होते हैं। तनाव बल यहाँ पर क्या है टी, यानी कि उत्तर हमारे पास क्या हो गया टी, जो होता है तनाव बल, ये उत्तर हो गया। पांचवें क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, प्रारंभिक चाल दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, बल दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम ए निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें समय निकालना है, तो इसलिए प्रथम समीकरण चाहिए होगी और प्रथम समीकरण में हमें ए निकालना होगा, ठीक है। ए निकालेंगे तो देखो अफ दे रखा है, एम दे रखा है, तो ए निकल सकता है, ठीक है। और ए हमें निकालना है तो ए को माइनस में निकालेंगे, उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो वो मंदन हो रहा है और मंदन हमेशा माइनस में होता है, और जब ठीक है त्वरण होता है वो माइनस में माना जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे क्योंकि वो धीरे धीरे रुक रही है। और जब वो रुक जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर कह रहा है कि रुकने पर समय ज्ञात करना है, जब रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना कि वो रुकने पर उसका वेग हो जाएगा 0। तो देखो ये हमने निकाला, तो देखो माइनस में मैंने बता दिया क्योंकि मंदन हो रहा है इसलिए, और जब उतरेंगे तो इसका आएगा 2.5, जो गति के प्रथम समीकरण इसको हल करने पर आ जाएगा हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये इधर प्लस का इधर गया माइनस में, और ये माइनस का बट्टे में चला जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 6 सेकंड, ये हमारा उत्तर है। छठे क्वेश्चन में हमारे पास 3 kg का कोई पिंड है, ठीक है, और उस पर 25 सेकंड कोई बल लगाया जाता है, जिससे उसकी जो गति है वो 2 मीटर से 3.5 मीटर हो जाती है, और दिशा अपरिवर्तित रहती है, और बल का परिमाण और दिशा बताना। देखो हमें क्या है, बल का जो पिंड है उसका द्रव्यमान दे रखा है और उसकी प्रारंभिक और अंतिम चाल दे रखी है, और इसके बीच में जो समय लगा है वो है 25 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास देखो v u t से कौन सी समीकरण बनती है, v बराबर u प्लस at, यानी प्रथम समीकरण, तो v बराबर u प्लस at में हमारे पास क्या a आ जाएगा, यानी कि उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर मंदन नहीं है, त्वरण है, ठीक है। तो हम इसको पक्षाघात करके इसका हल करेंगे, देखो ये इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, इसके बट्टे में चल जाएगा, तो ये हमारे पास आगे 15/250। इसको हल सीधा भी कर सकते हो, अगर सीधा नहीं करना तो हम आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बल बराबर आ जाएगा m में, ठीक है। m यहाँ पर द्रव्यमान क्या है 3, और a क्या है 15/250। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.18 न्यूटन। ये हमारे सवाल का उत्तर है। और जो दिशा क्या होगी, दिशा वही होगी जो पहले थी, दिशा अपरिवर्तित रहेगी। तो सातवें क्वेश्चन क्या है, 5 kg का कोई हमारे पास पिंड है जिस पर में 8 न्यूटन 6 न्यूटन लंबवत बल लगाए जा रहे हैं। लंबवत बल का क्या होता है, मतलब 90 डिग्री पर, यानी इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री पर इधर दोनों बल लगाए जा रहे हैं। अगर तो बल दो दिशा में लगाए जा रहे हैं तो उनका जो परिमाण आएगा वो उनके लगभग बीच में आता है, ठीक है। माना यहाँ उनका परिणाम यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, एकदम मध्य में वो ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके बीच में लगभग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो सबसे पहले निकालेंगे बल का परिमाण क्या है। बल का परिमाण क्या होगा, देखो बल का परिमाण क्या होता है, अगर हमारे पास अगर सीधा यहाँ पे r का निकालना हो तो होता है वो ए बी वाला cos थीटा वाला लगता है। अगर सीधा निकालना है तो इसका और इसका स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट के अंदर, तो देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया अंडर रूट के अंदर, तो हमारे पास आ गया 100, और 100 का हमने जब अंडर रूट निकाला तो वो होता है 10, ठीक है। तो हमारे पास बल का मान आ गया वो 10 न्यूटन। आप देखो अफ का परिमाण को इस तरह भी लिख सकते हैं या बराबर अफ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात होते हैं।
अगर सदिश रूप में बताना है तो इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लग जाता है। अब हमें ए निकालना है तो F बटे m, यानी कि F बराबर m होता है तो ए का पक्षांतर मतलब बाकी का पक्षांतर ए आ जाएगा, तो ए आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो हमें दिशा निकालनी, दिशा देखो यानी कि इनके बीच का थीटा निकालना है, ये और ये हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों का, इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। देखो मैंने जैसे कि ये देखो tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार, ये किस तरह से हुआ, देखो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से बन रहा है, ये 8 न्यूटन मान लेते हैं, तो ये भी 8 न्यूटन, ये माना 6 न्यूटन, तो ये भी 6 न्यूटन, ठीक है, और ये हो गया एफ, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास है थीटा, तो लंब क्या है इसके 8 हो गया, और आधार क्या है 6, तो 8 बटे 6 4 बटे 3 लिख सकते हैं, इसको हम 37 डिग्री लिख सकते हैं अगर आपको सीधा आता है, तो ये 37 53 डिग्री। अगर आपको ये मान याद नहीं है, मान निकालना नहीं आता, तो आप इसको 4 बटे 3 और 3 बटे 4 इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख देना कोष्टक में 6 न्यूटन व परिणामी के बीच ये थीटा बनेगा 4 बटे 3, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 8वां की, देखो 36 किलोमीटर की चाल से कोई ऑटो रिक्शा मतलब चला रहा, तो अचानक उसके सामने कोई बच्चा आ जाता, तब वो ब्रेक लग जाता है, देखो बच्चा आता है, उसको बचाने के लिए ब्रेक लगानी ही पड़ती है, तो वो जैसे ब्रेक लगाता है, उसको ब्रेक लगाने और रुकने में जो समय लगता है वो होता है 4 सेकंड का, और इस तरीके से बच्चे की जान बचा लेता है वो, ठीक है ना। जब वो रोक देगा वाहन को, जब मतलब प्रारंभिक चाल तो होगी 36 किलोमीटर, तो अंतिम चाल क्या होगी, यानी कि वी, तो वी हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि उसने बच्चे को बचा ली, तो यहाँ पर वी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग होगा वो एकदम शून्य हो जाएगा उस समय, तो और वाहन रुक जाएगा, और उस समय लगाओ 4 सेकंड। तो हमें निकालना है क्या है, मंदन बल निकालना है। मंदन बल किसे कहते हैं, मंदन बल आप ये निकाल के आंसर को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मंदन बल का मतलब होता है एफ ही होता है। मैंने पिछले थोड़ा क्वेश्चन था तनाव बल वाला, उसमें मैंने बताया था कि मंदन ये बल होते हैं ना, बल और ये राशियां अलग अलग है। बल मंदन बल जब भी कहे तो आपको एफ ही निकालना है, यानी कि सारा बल निकालना है। तो मंदन देखो हमें ये निकालना मंदन, तो देखो v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, हम इस समीकरण का यूज करेंगे प्रथम समीकरण का, तो इस तरीके से हम इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस में चला जाएगा और हमारे पास a का मान आ जाएगा 10/4, जिसको हम सोल्व करके 2.5 आएगा। और देखो अब हमें किसका लेना है, रिक्शे का लेना है, देखना हम द्रव्यमान, और a है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑटो रिक्शे द्वारा वो बल निकालना है, मंदन बल निकालना है ऑटो रिक्शे द्वारा। तो देखो जब ऑटो चल रहा था, जो उसके अंदर तो कौन कौन बैठा था, ऑटो रिक्शा चलाने वाला बैठा था और ऑटो रिक्शा था, सवारी नहीं थी। इसमें लिखा होगा सवारी होती है तो सवारी का द्रव्यमान भी जुड़ता है उसके अंदर। हमें यहाँ पर लिख के दे रखा है कि ऑटो रिक्शा चालक यानी ऑटो रिक्शा चलाने वाले का द्रव्यमान है 465 kg। तो हमें क्या करना होगा कि ये दोनों है ना इसके अंदर ही बैठे हैं ना, तो इसका मतलब इन दोनों का द्रव्यमान एक ही माना जाएगा, अलग अलग नहीं मानेगा। आप सिर्फ रिक्शे का ले लोगे 400 तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए हम दोनों का लेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 116 2.5। 90 सवाल में हमें देखो एक रॉकेट है, तो रॉकेट का जो वजन है वो 20,000 kg है, इसलिए मैंने 20 kg लिख दिया, के का मतलब 1000 ही होता है। देखो वो क्या है, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसके वो ऊपर कैसे जाता है, वो पीछे कुछ गैसें छोड़ता है, इसलिए वो ऊपर जाता है। देखो ऊपर जो अब जो नीचे गैसें छोड़ता है ना, उस गैस से छोड़ने के लिए कितना उसको बल आवश्यक है, वो हमें बल ही निकालना है। देखो यहाँ पे हमने गैसें निकाल दी है, अब जब गैसें निकालेगी तो गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी ओर खींचेगा, और गुरुत्वाकर्षण खींचेगा उस बल को कहते हैं mg, ठीक है। तो वो हो गया, ये mg हो गया। और वस्तु जब ऊपर जो रॉकेट है ऊपर जाएगा, ऊपर किस तरीके से जाएगा, गैसें छोड़ रहा है, जब ये गैसें छोड़ रहा है वापस नीचे आ रही है गैसें, गैस जब नीचे आ रही है तो रॉकेट ऊपर जाएगा, रॉकेट ऊपर जाएगा तो इसको मतलब बल जो है ना वो उसका लगेगा तो नीचे, लेकिन इसका परिणाम होगा बल का ऊपर की ओर होगा, यानी कि पी। पी आप मैंने इसको पी लिख सकता है, आप इसको टी वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पी माना है कि वो बल है उसको हम पी माना है, तो मतलब बल ऊपर की ओर जा रहा है, गैस से नीचे जा रही है बल ऊपर जा रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, और ये दरम्यान है वो नीचे वस्तु खींच रहा है, और बल ये ज्यादा होगा इसलिए तो ऊपर जा रहा है। और हमारे पास ए दे रखा है, एम दे रखा है, और अफ नेट यानी बराबर होता है एम में, और अफ नेट का मतलब होता है कुल बल। और सामान्यतः हम सीधा बल निकालते हैं, उसमें अफ नेट है वो एम ए के बराबर ही होता है, लेकिन इसमें देखो अफ नेट इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। इन दोनों को जब हम घटा देंगे ना, तो बीच में जो बल बचेगा हमारे पास वही होगा हमारे पास वास्तविक बल। देखो वो क्या होगा कि ऊपर जो जा रहा है प्रणोत बल ये निकालना है, और ये बल ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम निकालेंगे ये पी, यानी कि ये ऊपर ये नीचे, और पी का मान है वो एम जी से ज्यादा बड़ा है, इसलिए पी माइनस एम जी लिखेंगे, पी माइनस एम जी बराबर एम ए। तो पी माइनस एम जी 20,000 एम ए, और जी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है 9.8 होता है, आप 10 भी ले सकते हैं आसानी के लिए, और मैं यही प्रेफर करूंगा कि 10 ही लेना, 9.8 लोगे तो उलझ जाओगे, इसलिए 10 लिया और एम ए इसको सोल्व किया तो हमारा सूत्र आ जाएगा 3 लाख न्यूटन, ये उत्तर है। 10वें सवाल में हमें क्या दे रहा है, उत्तर की दिशा में कोई पिंड है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, उसका वजन है वो 0.40 kg है, यानी कि 0.4 कह सकते हैं, और उसके दक्षिण अनुदिश यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर उसको खींचने के लिए 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है 30 सेकंड के लिए। जब ये बल लगाया जाता है तब हमें टी बराबर ये मानना है कि उस समय टी सेकंड वो 0 में थे, और जो उसकी स्थिति वो 0 मीटर पे थी, इसलिए हमें एक दूसरा निकालना है कि टी बराबर -5, टी बराबर 25 और टी बराबर 100 पर कण की स्थिति। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कण है वो उत्तर की दिशा में समान वेग से जा रहा था, मतलब वो इस तरीके से जा रहा था, उसके ऊपर कुछ बल
इस तरीके से जा रहा था, उसके ऊपर कुछ बल लगा के उसको ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जब बल खींचा जाएगा तो वो क्या होगा, इस बल को खींचा जाएगा, जब उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड जो चाल थी, उस चाल को वो धीरे धीरे करके खत्म कर देगा, उस चाल को समाप्त कर देगा। जैसे वो चाल समाप्त होगी, बाद में वो उसी, अब उत्तर में नहीं जाएगा, दक्षिण दक्षिण में जाएगा, क्योंकि अब 30 सेकंड के लिए बल लगा रहा है, बल ज्यादा होगा तो वो उस दिशा में चला जाएगा। देखो अब समझना है, पिंड का द्रव्यमान 0.4 केजी या 0.40 केजी। उत्तर में चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, दक्षिण में 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है, दक्षिण में ये 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन का 30 सेकंड का बल लगाया जाता है। टी बराबर -5, समय का भी सेकंड है वो माइनस में नहीं होता, लेकिन -5 का इसका मतलब क्या है, ये -5 क्यों लिखा है? इसका मतलब ये है कि बल जब लगाया था ना, तो वो टी बराबर 0 पर, उससे पहले, उससे 5 सेकंड पहले, टी बराबर -5 सेकंड पहले, मतलब 5 सेकंड पहले उस कण की स्थिति क्या थी, 5 सेकंड पहले की स्थिति निकालनी है। तो टी बराबर 0 से पहले कण की चाल थी 10 मीटर प्रति सेकंड, और उससे टी बराबर 0 से पहले जिसको कण आ रहा था उसमें त्वरण नहीं था, उसमें हमें पहले दे रखा किताब में कि वो एक समान वेग से जा रहा था। टी बराबर 0 पर जाकर उसका वेग परिवर्तित होता है, उससे पहले तो एक समान से जा रहा था, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से जा रहा था, तो उसमें विस्थापन तो हम होगा नहीं, सिर्फ दूरी होगी। इसलिए हम सूत्र, सिंपल सा सूत्र होता है दूरी का चाल इंटू समय, तो हम सूत्र लगेंगे चाल इंटू समय, तो हमारे पास 10 इंटू -5 करेंगे -50 मीटर आ जाएगा। -50 मीटर आया, इसका मतलब क्या है, वो कण दक्षिण में है, ठीक है ना, वो कण दक्षिण में, इस तरह दक्षिण में यहाँ पर है कहीं, ठीक है, या इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। वो कण अगर यहाँ पर x को लें, ये स्थिति है और ये समय है, तो वो कण इधर कहीं होगा माइनस में। दूसरा में कह रहा है टी बराबर 25 सेकंड पर, टी बराबर 25 सेकंड पर देखो सिंपल सी हमारे पास द्वितीय समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें निकालेंगे, और एफ बराबर एम होता है, तो ए क्या होगा, हाफ बटे एम, तो हम लगेंगे यहाँ पर -8 क्यों लिया है, क्योंकि ये दक्षिण में है, ये देखो 8 न्यूटन। दूसरा ये समझ सकते हैं कि उसमें मंदन उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उसको जब खींचेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल कम होने लग जाएगी। ये इस तरीके से ना समझे तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि देखो इस तरीके से समझिए, ये देखो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये इधर दक्षिण दिशा इधर है, तो ये ऋणात्मक होगा और ये धनात्मक होगा, ठीक है। इसलिए ये ऋणात्मक होगा, मंदन होगा, तो ये ए आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें ए चाहिए, तो हमने ए का मान रखा यहाँ पर, तो ये 2 कट गया 10 बार, और ये इसको सोल्व करने पर आएगा 250 माइनस 6250, और ये आ गया 6000 मीटर, यानी कि वो कर्ण है वो इधर कहीं पे स्थित है 6000 मीटर। पहले जो टी बराबर -5 सेकंड पे था, तो वो तो था 50 मीटर, उसके बाद में 6000 मीटर, उसके बाद में टी बराबर 100 सेकंड में निकालना है। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है कि टी बराबर 100 सेकंड पे कण की क्या होगी स्थिति, टी बराबर 100 सेकंड में देखो कण की स्थिति क्या होगी, टी बराबर 30 सेकंड तक तो उस पर कोई बल लगाया जा रहा था दक्षिण दिशा में, जब बल लगाया जा रहा था मतलब मैं इस पर बल लगाऊंगा, अब बल इधर लग रहा है, ठीक है ना, तो इसका वेग अब खत्म हो गया, अब इसका वेग इस तरीके से शुरू होगा, मैं छोड़ूंगा ना तो वो इस तरीके से इधर जाएगा, यानी कि वो अब दक्षिण में जाना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या है कि 30 बराबर 30 सेकंड है ना, उसके ऊपर उस समय तक जो बल लग रहा है ना, उस बल का हमें मान निकालना है टी बराबर 30 सेकंड, उसके बाद में उसका जो मान होगा ना उसमें त्वरण 0 हो जाएगा और एक समान वेग से जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले तो उसमें त्वरण था, लेकिन टी बराबर 30 सेकंड के बाद में त्वरण अलग हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा और वेग एक समान हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो टी बराबर 30 सेकंड तक बल लगाया जाता है और उसके पश्चात पिंड पर कोई बल नहीं होता है, क्योंकि टी बराबर 30 सेकंड हमें क्या रखा है किताब में, उसके ऊपर कोई बल नहीं होता। 30 सेकंड के बाद एक समान चाल हो जाएगी और ए बराबर 0 हो जाएगा। टी बराबर 30 सेकंड में कण की स्थिति निकालेंगे, तो ये सूत्र लगाएंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8600 मीटर। ये माइनस में ही आएगा क्योंकि वो कण है वो अब इधर, मैंने कहा ना इधर जा रहा है इधर, ठीक है। तो टी बराबर 30 सेकंड के बाद कण का वेग क्या होगा, हमें वेग निकालना है, क्योंकि वेग तो समान एक समान वेग हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम छोड़ेंगे तो उसके त्वरण खत्म हो जाएगा। बल त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब बल लगाया जाता है। बल नहीं लगाएंगे, जब विराम में होगा तो उस पर त्वरण 0 होगा, वेग समान होगा। तो देखो यहाँ पर v बराबर यूटी प्लस हाफ v बराबर u प्लस एटी ये सूत्र लगाए तो हमारे पास आ गया 590 मीटर प्रति सेकंड। मतलब अब उस पर जो त्वरण है ना वो शून्य हो चुका है और वेग है वो 590 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। अब वेग हो गया तो टी बराबर 70 सेकंड पर क्या होगा कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी वाला सूत्र लगाएंगे और यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू यानी प्रारंभिक वेग, यहाँ पर आप इसको यू भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, एक ही बात, लेकिन समझने जैसी बात है कि अब हम अलग अलग निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पहले की कहानी है, बाद की कहानी में क्या है कि 590 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग हो चुका है। तो हमारे पास वेग हो गया प्रारंभिक वेग 590 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 पॉइंट लेकर, और इंटू ये 70 हो गया और समय, और ये देखो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ए हमारे पास त्वरण है ही नहीं, त्वरण मैंने लिखा है ना 0 हो चुका है, त्वरण 0 हो चुका है, ये भी पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ इसका सूत्र, इसका हल करना पड़ेगा, इसको सूत्र करने पर ये आएगा टी बराबर 100 सेकंड पे क्या हो जाएगा कि इस दूरी को जोड़ देना पड़ेगा, इस दूरी को जोड़ने पर आएगा 50,000 मीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो 11 क्वेश्चन है कि कोई ट्रक है वो विराम अवस्था से प्रारंभ करता है, गति आरंभ करता है, और उसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर फेंकता है, ठीक है। और हमें इसमें दे रखा है कि 10 सेकंड टी बराबर 10 सेकंड में ट्रक पर खड़ा कोई व्यक्ति फेंक देता है, और हमें पत्थर का वेग निकालना है टी बराबर 11 सेकंड पर। देखो इसका वेग किस तरीके निकलेगा, देखो पहले वो प्रारंभ में जो ट्रक था वो विराम अवस्था में था, तब उसका वेग कुछ नहीं था, 0 था, और 10 सेकंड बाद उसका जो वेग था वो हमें ज्ञात करना है। और इसका बहुत ही आसान है, देखो
टी यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है यूटी यानी कि ट्रक, ट्रक का वेग प्रारंभ में 0 था, अंतिम वेग हमें ज्ञात करना, टी बराबर 10 सेकंड दे रखा है। इन दोनों समीकरण बनाएंगे तो वो होता है वी बराबर यू प्लस आई टी। और यहाँ पर हम देखो समीकरण में सबके मान रखने पर और त्वरण में दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया कि 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होगी, अंतिम चाल। तो पत्थर फेंकने पर, पत्थर जब हम फेंकते हैं ना, पत्थर जब फेंकेंगे तो पत्थर की चाल, पत्थर को एक चाल मिलती है वो क्षैतिज दिशा में, वो होती है जो मतलब जिस गति से हम फेंक रहे हैं ना, मतलब अगर ट्रक से फेंक रहे हैं, जो ट्रक की स्पीड होगी ना वो उसको मिल जाएगी पत्थर को। तो हमारे पास ट्रक की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको जब फेंकेंगे क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज देखो ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये होती है क्षैतिज, तो क्षैतिज दिशा ये है ना, तो क्षैतिज दिशा में इसको एक मिल जाएगी, वो होती है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको हम वी एक्स कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है। इधर जो लिखेंगे वो वाई होता है, ये हम जानते हैं ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है, तो इसको हम वाई लिखेंगे, ये वाली दिशा ऊर्ध्वाधर। तो पत्थर को फेंकने 1 सेकंड बाद, जब पत्थर को 1 सेकंड बाद फेंक देंगे तब पत्थर का वेग क्या होगा, ठीक है, वो होगा वी वाई में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी तो इसका वेग तो मिल गया, हमें वेग ये चाहिए, इधर तो एक गुरुत्वीय बल लग रहा है, ठीक है, जब गुरुत्वीय बल है ना ये बढ़ता जाएगा समय के साथ, जब बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा कि इसके जो ये है ना, इसका परिणाम भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर प्रक्षेप्य पथ बन जाएगा, इस तरीके से ये प्रक्षेप्य पथ बन जाएगा यानी कि परवलयाकार। 1 सेकंड बाद तो हमने यहाँ पर रखा कि प्रारंभिक वेग, और वापस उसी तरीके से कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, जब फेंकेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग इस ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेग नहीं होगा उसका, तो वो 0 होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग तो 0 ही होगा, क्योंकि जो ट्रक के बराबर वही होगा। और यहाँ पर ए त्वरण, त्वरण भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ त्वरण का फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पर त्वरण हमने 2 लिया था, क्योंकि क्षैतिज दिशा में फेंक रहे थे, तब इसके पास जो ट्रक का त्वरण था, ठीक है ना, वो लिया था हमने, लेकिन यहाँ पर हमें पत्थर को फेंक दिया है, पत्थर को फेंकेंगे त्वरण नीचे की ओर एक ही त्वरण लगेगा, इधर कोई त्वरण नहीं लगने वाला, त्वरण लगेगा वो गुरुत्वीय त्वरण एक ही होगा, तो हम उसका मान होता है 9.8 या 10, मैंने 9.8 की जगह 10 लिया है क्योंकि हमें आसान कैलकुलेशन पड़ेगी, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब ये देखो वी एक्स में भी मिल गया, वी वाई में मिल गया, बस इसका परिणाम निकालना बाकी है। 1 सेकंड के बाद देखो कण की स्थिति क्या होगी, पहले यहाँ पर था तो देखो इधर लग रहा था 20 मीटर प्रति सेकंड और इधर लग रहा था गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पर वेग हमें नहीं दिया होता। 1 सेकंड बाद देखो हमें वेग निकाला हमने, तो इसका वेग निकाला ये आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये हमारे पास दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर देखो ये 10 और 20, अब इसका परिणाम निकालेंगे तो वी परिणाम क्या होता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है, तो वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर हमने निकाला, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया ये हमारे एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पूछा है कि त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, देखो त्वरण इसमें एक ही लगेगा, वो था गुरुत्वीय त्वरण, और कोई त्वरण नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण दे रखा है ये त्वरण तब था जब ट्रक चल रहा है, ये त्वरण ट्रक का त्वरण दे रखा है, ट्रक चलेगा तो ट्रक का त्वरण है, ट्रक से किसी चीज को फेंक देंगे हम तो उसके ऊपर कोई त्वरण नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रक की सिर्फ हमें वो स्पीड मिलेगी, ना कि उसका त्वरण, स्पीड ही मिलेगी, और त्वरण गुरुत्वीय होगा इसलिए प्रक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास त्वरण होगा जी, वो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी तो सब पर ही लगता है। तो देखो 12वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2 मीटर लंबी कोई डोरी है और उसका वजन है 0.1 kg, ठीक है, तो इसकी लंबाई है वो है 2 मीटर, और इसका जो वजन है इस पत्थर का वो है 0.1 kg। इसमें पूछा क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रक्षेपण क्या होगा यदि उस डोरी को काट दिया जाए जब वो चरम स्थिति हो, चरम स्थिति का मतलब जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर हो, मैक्सिमम हाइट ये होगी और ये होगी, 3 स्थितियाँ होती है चरम स्थिति, एक ये होगी और एक बीच वाली मध्य स्थिति। चरम स्थिति पर जब काटेंगे तो देखो ये पिछले क्वेश्चन में जो समझा उस तरीके से समझो कि जब इसको हम काटेंगे तो देखो इसके ऊपर एक तो नीचे लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, और इस दिशा में कोई भी वेग नहीं लग रहा है, देखो क्योंकि वेग 0 हो चुका है तो ये नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब ये इसका पथ कौन सा होगा, पथ सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। और दूसरा हमें इससे पूछा है कि माध्य स्थिति पर क्या होगा, देखो माध्य स्थिति पर देखो जब ये इस तरीके से नीचे गिरेगा, इधर तो गुरुत्वीय त्वरण लग ही रहा है जी, इसके साथ ही इसकी चाल भी है 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और हमें पता है कि जब चाल होगी तो ये सीधा तो नीचे नहीं गिरेगा, सीधा सीधा एकदम नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये तो सीधा इसको फेंकेंगे सीधा नीचे गिरेगा। अगर इसकी चाल होती तो ये कुछ इस तरीके से गिरता, मैं इसको फेंकूंगा तो ये इस तरीके से गिरता है, क्योंकि अगर इसकी चाल होती तो देखो ये इस तरीके से गिरेगा, जैसे ढलान बनाकर प्रक्षेप्य पथ की तरह, मतलब ये इस तरीके से गिरेगा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि प्रक्षेप्य पथ की तरह, प्रक्षेप्य पथ बनाकर गिरेगा परवलयकार की तरह, ठीक है, इतना छोटा सा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि कोई व्यक्ति है वो लिफ्ट के अंदर है, वो एक वजन मापने वाली जो मशीन है उसके ऊपर खड़ा है, और व्यक्ति का वजन है 70 किलो, और हमें कुछ स्थितियां दे रखी है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है, मतलब वो लिफ्ट है एक समान चाल से ऊपर जा रही है। देखो जब ट्रेन मतलब सॉरी लिफ्ट जब ऊपर जाएगी, ठीक है, जब ऊपर जाएगी इसमें त्वरण नहीं है, सिर्फ एक समान वेग से जा रही है, जब एक वेग नियत होगा, ठीक है ना, वेग नियत होगा तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, वेग नियत है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। और इस स्थिति में देखो mg नीचे लगेगा, और एक n यानी कि नॉर्मल फोर्स जो कि विपरीत दिशा में लगता है mg के, ठीक है ना, mg की विपरीत दिशा में लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा n, ठीक है, नॉर्मल फोर्स जैसे कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसलिए हमारे पास मान आ जाएगा 700 न्यूटन, जाए इसको लिख सकते हैं 70 kg वेट, ठीक है, यहाँ पर kg आएगा।
और यहाँ पर दूसरी स्थिति में क्या है कि वही वस्तु है हमारे पास कि 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। अगर वो त्वरण नीचे जा रही है तो देखो ऑफ नेट बराबर क्या होता है, अम्य, और ऑफ नेट यानी कि कुल भाइबल कितना होता है। देखो ये सूत्र हमेशा याद रखना है कि कुल भाइबल का जब भी कहें ना तो त्वरण अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब इसका वजन ज्यादा है, इसका कम है एन का, ठीक है ना। जरूर नहीं है एन और mg बराबर हो, mg और एन कब बराबर होंगे, त्वरण जीरो हो। अगर वो त्वरण जीरो ना हो तो इसकी स्थिति में एक ज्यादा होगा एक कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा ये हमें देखना पड़ेगा। त्वरण अगर नीचे हो रहा है तो नीचे वाला यानी कि नीचे जा रहा है इसका मतलब इसका वजन ज्यादा है, तो ये ज्यादा है और ये कम है। इन दोनों को जब घटा देंगे, ऑफ नेट का मतलब यही होता है कि कुल को हम कैसे निकालते हैं, जोड़कर नहीं निकालते हैं और बल के अंदर घटा के निकालते हैं कि इसको इसके अंदर से घटा देंगे तो जो बचेगा वो बल इसके ऊपर लग रहा है। तो हम जी में से एन घटा दिया और इसका पक्षेपण करके हमारे पास आएगा 350 न्यूटन। उसी तरह सी में कि 5 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है और ये सूत्र याद रखना, कहाँ गया ये सूत्र कि हम जी नीचे जा रही है, ये सूत्र लगा देना सीधा तो भी उत्तर आ जाएगा, और ऊपर जा रही है, ठीक है, तो हमारे पास वापिस वही होगा कि अब ऊपर जा रही है ये ज्यादा होगा तो इसमें से ये घटाएंगे, और ये याद रखना किसमें से किसको घटाना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और इसको अपक्षांतर करके ये आ जाएगा। और जब ऊपर जा रही है तो सूत्र जो यूज होगा वो होगा ये, और जब नीचे आ रही है तो सूत्र होगा यूज ये, ठीक है, ये याद रखना। और इसको सोल्व करने पर आएगा 1050 न्यूटन। आप इसको 9.8 लिख के करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये भी सीधा कर सकना, आपका उत्तर गलत नहीं होगा, सही होगा। तो डी में मतलब डी में तो मैं कह रहा है कि लिफ्ट टूट गई और सीधी नीचे आ रही है, भाई बंदा तो मर जाएगा इस हिसाब से। देखो उसमें क्या होगा, व्यक्ति को क्या एन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि उसको वजन होगा, जो वजन हमें महसूस होगा। देखो 70 kg यहाँ पर देखो हमें 350 मतलब वजन ज्यादा महसूस होगा, और यहाँ पर तो और भी ज्यादा महसूस होगा जब ऊपर जाएगी लिफ्ट, ठीक है। जो लिफ्ट में ज्यादातर आते जाते हैं उनको पता होगा इस चीज का। अब लिफ्ट टूट जाएगी तो उस पर त्वरण तो लगेगा, क्योंकि नीचे जा रही है इसका मतलब त्वरण तो लग रहा है उस पर, वो त्वरण होगा जी, यानी कि 9.8 हमें गुरुत्व त्वरण लगेगा नीचे की ओर। और सूत्र लगाएंगे कि ये नीचे जा रही है इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो mg माइनस एन बराबर m है। और यहाँ पर a त्वरण बराबर g की है, तो यहाँ पर g रखा, g में g कट गया तो n बराबर 0, यानी कि उसको वजन महसूस ही नहीं होगा, उसको लगेगा जैसे मैं अंतरिक्ष में हूँ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो 14 क्वेश्चन में हमें एक देखो आकृति दे रखी है, ठीक है ना, हमें सॉरी यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है हमें, और इस ग्राफ को देखकर हमें समझना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से हल होगा। कि t बराबर 0 सेकंड, t बराबर 4, और देखो t जब 0 सेकंड से पहले 0 सेकंड के बाद का पूछा है, ठीक है। 0 सेकंड के बाद देखते हैं कि हम, तो यहाँ पर देखते हैं ग्राफ एक समान रूप से बढ़ रहा है। ग्राफ जब एक समान रूप से बढ़ेगा तो देखो ग्राफ एक समान रूप से बढ़ेगा तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, क्योंकि वेग, और देखो यहाँ पर एक तरफ दे रखा है x, एक तरफ दे रखा है t, और x अपॉन t यानी कि चाल, ये होता है वेग, दूरी बटे समय होता है चाल या वेग, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब वेग निश्चित हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो a 0 हो जाएगा। तो तीनों स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो a समय 0 हो रहा है, तो यहाँ पर f भी 0 हो ही जाएगा, क्योंकि f बराबर क्या होता है हमें, जब a 0 हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक ये f भी 0 हो जाएगा। तो दूसरे में है कि t बराबर 0, t बराबर 4 सेकंड पर हमें आवेग निकालना। आवेग क्या होता है, समय में परिवर्तन की दर। यहाँ पर देखो mv माइनस mu, अंतिम समय प्रारंभिक समय, समय क्या होता है mv द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो यहाँ पर देखो अंतिम प्रारंभिक वेग, यानी कि पहले देखो ग्राफ एकदम सीधी लकीर की तरह आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक जगह नियत है वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, अंतिम वेग क्या होगा 3/4 हो जाएगा, तो ये 3/4, 4 से 4 कट जाएगा 3 kg। और t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड, t बराबर 4 सेकंड में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो, अब देखो प्रारंभिक वेग 3/4 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ यहाँ से हो रहा है ना, ठीक है, 0 से प्रारंभ होता है, 3/4 हो जाएगा अंतिम वेग, यानी बाद में वो लाइन वापस सीधी हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर वेग नियत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी वेग शून्य हो जाएगा, इसलिए ये शून्य हो जाएगा। और आवेग क्या होगा mv माइनस mg। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे यार माइनस में आ जाएगा, उत्तर एकदम सही है हमारा। 15 सवाल है कि किसी घर्षण मेज पर रखे 10 kg और 20 kg के दो पेंट किसी पतली रोजदार और आपस में जुड़े हैं। मतलब कोई मेज है जिस पर वो कुछ इस प्रकार रखे हैं ए और बी, ठीक है, और ये किसी बीच में, इनके बीच में एक डोरी है और बीच में डोरी लगी है और 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है। अब ये स्थिति दे रखी है दो की, जब ए पर लगाया जाता है, यानी कि पहली स्थिति में हम ए पर लगाएंगे 600 न्यूटन का बल, यानी कि ए को खींचेंगे और ए और बी के बीच में क्या है एक रस्सी है, तो वो भी उसके साथ खींची जाएगी। और दूसरे में हम क्या करेंगे बी पर लगाएंगे 600 न्यूटन का बल, बी को खींचेंगे तो ए के बीच में तान बढ़ेगा और ए भी उसके साथ में आ जाएगा, क्योंकि रस्सी से हम किसी को बांध के खींचेंगे तो दूसरा भी साथ में आएगा और उनके बीच तनाव लगेगा। वो दोनों स्थितियों में अलग अलग होगा। अब देखो इसको क्या है कि देखो मैंने लिखा यहाँ में, यानी कि ए का वजन कितना है 10 kg, बी का कितना है 20 kg और बल कितना है हमारे पास 600 न्यूटन। पहली स्थिति में क्या करा, ए पर डोरी के अनुदिश बल लगाया जाता है, ए पर डोरी का मतलब ए पर बल लगाया जाता है, यहाँ पर इस तरह बल लगाया जाता है, ठीक है। जब इस तरह बल लगेंगे तो इनके बीच में कुछ तनाव बनेगा, यहाँ पर भी तनाव बनेगा, इन दोनों का तनाव की दिशा अंदर की ओर होगी, यहाँ पर दोनों की, ठीक है ना। और प्रत्येक बिंदु, जहाँ कोई भी बिंदु ले लो, पूरी रस्सी पे हमें पता है अनंत बिंदु होते हैं, किसी भी बिंदु पर तनाव का मान होगा वो हमेशा समान ही रहेगा, क्योंकि ये रस्सी एक ही है। तो देखो
इसके दो तरीके, एक बहुत छोटा सा तरीका है, एक बड़ा तरीका। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ ताकि आपको दोनों में से कोई एक तो याद आ ही जाएगा। देखो बल का मान क्या है, बराबर एफ बराबर एम है, तो ए का क्या हो जाए एफ बटे एम। तो हमने इस तरीके से त्वरण निकाला, त्वरण क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो अब देखो पहली स्थिति में क्या कह रहा है, ए पर लगाया जाएगा। जब ए पर लगाया जाएगा ठीक है ना, तो सिर्फ ए को लेते हैं, ए पर तनाव बल पूछ रहा है ठीक है, तो ए पर खींचेंगे। देखो ए का बॉक्स ये है, इसको हमने यहाँ पर बनाया, इधर 600 न्यूटन का बल लगेंगे, ये तनाव बल है, और ये त्वरण है इधर 20 मीटर प्रति सेकंड। कुल बाह्य बल कितना होता है हम पता है, अम्मे होता है एफ बराबर अम्मे। यहाँ पर बल कितना लग रहा है देखो, कुल इधर भी लग रहा है 600 न्यूटन का, इधर भी लग रहा है तान लग रहा है। इन दोनों को, ये दोनों तो बल कुल बल है ठीक है ना। जब बल इस पर ऊपर कितना लग रहा है, भाई बल का मतलब ये नहीं होता कि उन सबको जोड़ना है, ये होता है कि उनमें बल कितना लग रहा है, तो हम घटा देंगे। घटाएंगे किसको, ये याद रखना, घटाने का ध्यान रखा जाता है कि जब त्वरण जिस तरफ बना उसको पे वो बड़ा होगा, क्योंकि इधर जा रहा है इसका मान ज्यादा है और ये कम है, और ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो हमने लिखा 600 माइनस टी, इससे टी आ गया 400 न्यूटन। ये तो हो गया बड़ा तरीका कि इसको बल को देखो, इसको बल को देखो। दूसरा आपको छोटा तरीका बताऊं जिससे आपको उत्तर सीधा ही आ जाएगा। देखो दूसरा तरीका क्या है, मैंने यहाँ पर देखा ए मेथड, ये बी मेथड। देखो हम क्या लेंगे, सबसे छोटे को लेंगे, क्योंकि तनाव में ये निकालो चाहे ये निकालो, दोनों टी तो बराबर ही है। देखो ये टी और इस टी का मान बराबर है। देखो यहाँ पर निकालेंगे इस टी का मान, तो यहाँ पर देखो कि इधर तो 600 न्यूटन का बल लग रहा था, इधर टी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ टी लग रहा है और कोई बल नहीं लग रहा, और कुल बल कितना होता है एम। और यहाँ पर कोई बल लग ही नहीं रहा, इधर लगा होता तो हम उसको घटा देते, लेकिन कोई लगा हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास लगा हुआ बल कौन सा, सिर्फ टी है, तो बल के बराबर टी हो जाएगा। और टी कितना आ गया 400 न्यूटन, दोनों में टी का मान बराबर है, मैंने पहले ही बताया था कि टी का मान बराबर आएगा। दूसरी स्थिति में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीके से करेंगे। हम उसको लेंगे जिसके ऊपर और कोई बल नहीं लगता टी के अलावा। यहाँ पर हम लेंगे 10 kg को, क्योंकि इधर देखो टी लग रहा है, इधर भी टी लग रहा है, यहाँ पर इस टी का मान भी बराबर होगा, चाहे कोई भी टी निकाले। इसको निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा तरीका, इधर से छोटे में आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से निकाला 10 kg बराबर टी, कुल बल तनाव बल के बराबर होगा, तो हमारे पास आ गया 200 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। तो सोल्यूशन में क्या है कि एक घिरनी में दो हमारे पास पिंड लटकाए गए, एक का वजन 8 kg, दूसरे का 12 kg है, और हम ये सभी जानते ही हैं कि जिसका वजन ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जिसका वजन कम होगा वो ऊपर जाएगा, ये तो हम सबको पता ही है। तो यहाँ पर देखो ये इसका जो होगा ये ऊपर जाएगा, ये त्वरण से ऊपर जाएगा ठीक है। और यहाँ पर रस्सी देखो, ये एक ही रस्सी है, अभी तनी रस्सी। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी एक लगेगा तनाव, और इस रस्सी के द्वारा भी यहाँ पर लगेगा एक तनाव। और बिंदु चाहे कोई भी हो, रस्सी पर हमें पता अनेक बिंदु होते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था। वैसे ही इस रस्सी के ऊपर है ना, सारा का सारा तनाव है ना एक बराबर होगा। इसका तनाव निकालोगे ना, वो तनाव एक बराबर होगा, और ये तनाव एक दूसरे के बराबर होगा, मतलब कि पूरी रस्सी पर हर बिंदु पर समान तनाव लगेगा, ज्यादा कम नहीं लगेगा। देखो पहली स्थिति में हमें क्या है कि हमें निकालना है त्वरण, और उसके बाद हमें निकालना तनाव बल ठीक है। तो हम निकालेंगे तनाव बल, किसी का निकालेंगे एक ही होगा। देखो पहली स्थिति हम बनाते हैं। देखो अगर ये यहाँ पर देखो एक वजन लगेगा mg, यहाँ पर एक बल भी लगेगा, और ये बल लगेगा mg, गुरुत्वीय त्वरण के कारण बल लगेगा वो mg है। यानी कि अब देखो एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, और ये त्वरण से ऊपर जाएगा। जब ये त्वरण से ऊपर जाएगा तो ये त्वरण से नीचे भी आएगा। ये हमारे पास बन गई चित्र बन गया। अब इस चित्र को देख के समझ के आंसर निकालते हैं। देखो हमने इसका लिया, हमने पहले देखो इसका लिया, तो हमारे पास क्या आया कि 8 kg के ऊपर तनाव बल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और ये एफ नेट यानी कि कुल बाह्य बल कितना होता है एम ए। और यहाँ पर देखो दो वजन है, हम तो इसलिए मैंने यहाँ पर m1 ये लिखा है ठीक है ना। ये m1 लिया, ये इसको m2 लिया। मैं जब भी m1 लिखा है वहां पर 8 kg लिख देना m1, और ये है m2 ठीक है। और कुल बल कितना होता है, देखो यहाँ पर अगर mg नहीं होता या तनाव बल नहीं होता तो हमारे पास कुल बल mg के बराबर ही होता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो हमारे पास बल निकालेंगे तो हमें पता है बल उसको जोड़ते नहीं है कि इस बल को बल को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। विपरीत दिशा में लगेंगे तो इसके ऊपर बल ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसका मान ज्यादा है, हमें इसका मान ही निकालना है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, ज्यादा वाले में से कम घटा देंगे, टी माइनस mg लिखेंगे। अब जो बल बचेगा वो बल इसके ऊपर लग रहा है ऊपर जाने के लिए, तो टी माइनस mg लिखा। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। इसी प्रकार दूसरे को देखते हैं कि इधर भी mg नीचे की ओर लग रहा है, एक तनाव बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, और इसका भी तनाव बल ऊपर की ओर लगेगा ठीक है। और ये ए त्वरण से नीचे भी आ रहा है, और हमें ए त्वरण निकालना, तनाव बल निकालना। देखो इसी तरीके से किया ऑफ नेट, तो यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है, जिसका मान ज्यादा होगा ये m2 है, यानी कि 12 kg वाला m2g माइनस टी बराबर m2 है ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो टी माइनस m1, इसको इन दोनों को जोड़ लिया हमने। तो यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, टी में से टी तो हमारे पास कट जाएगा, और यहाँ पर देखो ये बचा माइनस का m1 और माइनस का m2g, इसमें से g को हमने लिया कॉमन, तो कोष्टक के अंदर बच गया ये वाला माइनस m1 प्लस m2। और यहाँ पर देखो मैंने a को लिया है कॉमन, तो अंदर क्या बचा m1 प्लस m2। अब a को रखेंगे इस तरफ, बाकी का पक्षाघात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस m1 प्लस m2। ये हमारे पास मेन सूत्र है। आप ये सीधा सूत्र निकाल कर भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको ये सूत्र निकलना था। यहाँ पर मैंने तरीका बता दिया ये सूत्र किस तरीके से बनता है। तो हमने सबके मान रखे और इसको सोल्व किया, तो हमारे पास आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास पहले का आंसर तो हो गया ए मीटर, क्योंकि 2 मीटर प्रति सेकंड ये ए का, तो हमारे पास उत्तर आ गया। अब निकालेंगे तनाव बल। ए का मान चाहे आप टी में रखो, मतलब समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, मान बराबर आएगा। मैंने पहले बता दिया कि प्रत्येक बिंदु पर रस्सी एक ही है, दो रस्सी नहीं है, और रस्सी एक है, तो तनाव बल प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा।
ठीक है ना। तो चाहे इसमें निकालो चाहे इसमें निकालो, तनाबल एक ही आएगा, मान एक ही होगा। तो हमने समीकरण एक में रख दिया। तो देखो टी माइनस अमन, पहले समीकरण को मैंने थोड़ा सोल्व कर लिया आसान करने के लिए। तो इसको इधर पक्षांतरण करके ये कर लिया, अमन को कॉमन ले लिया, अंदर बचा जी प्लस अमे। ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, आप तनाबल सीधा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर ये सूत्र याद है तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास और जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 भी ले सकते हैं, और 9.8 को लगभग 10 के बराबर मानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा है। तो 10 और ये हमने निकाला है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। ये दोनों के उत्तर हो गए हमारे पास सही। तो सूत्र क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई नाभिक है वो पहले तो विराम अवस्था में था। जब वो विराम अवस्था में था इसका मतलब उसका वेग था जो शून्य था। उसके बाद में वो अंदर ही आंतरिक विस्फोट होता है उसके अंदर, और वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि वो दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो ये टूट के ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, मतलब दो टुकड़ों में बिखर गए। हमें ये बताना है कि विपरीत दिशा में जाते हैं। तो हम लगाएंगे स्वयं संरक्षण का नियम। स्वयं संरक्षण नियम क्या कहता है? पी प्रारंभिक और पी अंतिम, यानी कि स्वयं हमेशा नियत रहता है और वो हमेशा सुरक्षित रहता है, उसके ऊपर कोई मतलब हानि नहीं होती। तो देखो पी प्रारंभिक क्या होता है, अम जीरो, यहाँ पर देखो प्रारंभिक समय ये होगा, तो ये देखो अम के साथ जीरो गुणा जीरो हो गया। और पी अंतिम क्या होगा, अम1 V1, ये अम1 V1 हो गया, ये अम2 V2 हो गया। तो देखो अम1 V1 इन दोनों को इधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो V1 निकालेंगे हम, तो V1 निकालेंगे क्या पता चलता है कि माइनस M2 V2 आ रहा है बटे M1 आ रहा है। और इसी तरह V2 निकालेंगे तो यहाँ पर देखो जो माइनस का चिन्ह V2 के साथ गुणा है, यानी कि V1 निकालते हैं हम तब हमारे पास माइनस का V2 आता है, और जब V2 निकालते हैं तो माइनस का V1 आता है। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, इसलिए इनका मान एक दूसरे के ऋणात्मक के बराबर आ रहा है। यही हमारा उत्तर था। इसमें क्या है कि दो बिलियर्ड गेंदें एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है, माने कि ये गेंद जिसका अम यानी कि द्रव्यमान है 0.0 और चाल है 6 मीटर, दोनों की चाल बराबर है और द्रव्यमान भी बराबर है। विपरीत दिशा में संघट का मतलब होता है टक्कर, टक्कर करके वो विपरीत दिशा में चली जाती है, मतलब एक इधर चली जाती है एक इधर चली जाती है। हमने माना ये गेंद है एक और ये गेंद नंबर 2। तो पहले गेंद के लिए आवेग निकालेंगे, क्योंकि हमें कहा प्रत्येक गेंद के लिए आवेग निकालना है, और आवेग ऋणात्मक के बराबर ही होगा लगभग। देखो आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन या होता है बल इंटू समय अवधि। यहाँ पर हमें संवेग निकालेंगे तो संवेग में होता है प्रारंभिक संवेग और सॉरी अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा पी मतलब कि अंतिम संवेग और माइनस प्रारंभिक संवेग। तो हमारे पास ये सूत्र बन गया V माइनस यू। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखो मैंने माइनस प्लस कैसे किया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो यहाँ पर हमें पता है इस तरीके से होता है, ये होता है x और ये होता है y। जब और यहाँ पर देखो एक गेंद इधर से आ रही है, एक गेंद इधर से आ रही है। अब देखो दोनों के लिए निकालना है, तो हम पहली गेंद के लिए निकाले, माना पहली गेंद ये, पहली गेंद इधर से आ रही है। जब ये इधर आएगी तो इसका मान होगा वो धनात्मक में चला जाएगा। ठीक है, धनात्मक में, तो इसका मतलब u होगा वो धनात्मक के बराबर होगा, धनात्मक 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। और जब ये टक्कर हो जाएगी, यहाँ पर टक्कर हो जाएगी और उसके बाद विपरीत दिशा में चली जाएगी, उसके बाद ये मतलब इधर वापस जा रही है, इधर माइनस की ओर, ये इधर होता है ये प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस की ओर वापस जा रही है, इधर माइनस होता है, तो ये v हो जाएगा हमारे पास माइनस के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने v को लिया है माइनस के बराबर, क्योंकि माइनस में और u को धनात्मक लिया था, और धनात्मक के साथ ऋणात्मक गुणा होकर वापस ये यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सोल्व किया, ये आ गया, यहाँ पर आएगा माइनस का 0.6 kg मीटर प्रति सेकंड। और दूसरी गेंद के लिए आवेग निकालेंगे तो दूसरी गेंद में इसी प्रकार ही हो रहा है कि जब ये गेंद टक्कर करके वापस इधर चली जाएगी, जब ये गेंद आ रही थी तब ये गेंद पहले इधर जा रही थी, इसका मतलब इसका मान ऋणात्मक की ओर जा रहा था। इधर इधर क्या होता है ऋणात्मक, इधर होता है धनात्मक। इधर जब ऋणात्मक होगा इसका मतलब क्या, इसके लिए u होगा ऋणात्मक, और v जब ये टक्कर करके गेंद वापस इधर आएगी तो ये मान धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान रखा u, हमारे पास मान क्या आएगा ऋणात्मक। देखो माइनस 6 लिखा और ये माइनस के साथ गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगा 0.6। ये भी 0.6 ये भी 0.6 है, लेकिन सिर्फ ऋणात्मक का चिन्ह का फर्क है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 किलो सेंटी का किसी तोप द्वारा 0.02 kg का गोला दागा जाता है जिसकी नाल-मुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है। हमें तोप की प्रतिक्षेप चाल निकालनी, मतलब तोप कितनी स्पीड से पीछे होगा, तो उसकी चाल निकालेंगे। तो उसका निकालने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि वहां पर हुआ क्या है। देखो तोप को हमने छोड़ा तो ऊपर कोई बल तो नहीं लगाया, हमने किसी चीज से ऊपर मारा ना किया, वो तोप से अंदर गोला कहां से निकला है, बाहर से तो आया नहीं है, उसके अंदर से निकला है, इसका मतलब वो आंतरिक हुआ है। आंतरिक विस्फोट जब भी होता है तो हम स्वयं संरक्षण का नियम लगाते हैं। देखो स्वयं संरक्षण नियम में क्या होता है, अम और वी होते हैं, यानी कि वेग और द्रव्यमान, और प्रारंभिक और अंतिम मतलब कि प्रारंभिक समय और अंतिम समय का मान होता है वो हमेशा नियत रहता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, मतलब उनका योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। देखो ये तोप है, तोप मैंने जिस तरीके से बना उस तरीके बना दिया। यहाँ पर हमें तो ये गोला निकला है, गोले का वजन है 0.2 kg और चाल है इसकी 80 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल है ये गोले की, इसलिए यहाँ पर वी जी लिख दिया और ये अम जी लिख दिया। ठीक है, और ये इसकी 100 kg। स्वयं संरक्षण के नियम से लिखेंगे पी प्रारंभिक बराबर प्लस पी अंतिम बराबर 0, मतलब ये इनका मान है वो हमेशा निश्चित रहेगा। तो देखो पी प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक में स्वयं क्या था, प्रारंभ में गोला इसके अंदर था। ठीक है, अंदर था इसके अंदर। तो पहले क्या स्वयं हमारे पास क्या था कि अम वी, स्वयं क्या होता है पी बराबर अम वी होता है। तो यहाँ पर तोप के अंदर था तो हमने यहाँ पर लिख दिया अम टी और वी टी, यहाँ पर लिख दिया। तो देखो अम टी इसका वजन था 100 kg, वी टी हमें निकालना है कि कितनी तोप की चाल थी,
और दूसरा अंतिम स्विंग का था कि यहाँ से निकल गया, तो इसके बाद इस गोले का स्विंग क्या है, अम भी वापस वही हो गया, यहाँ पर देखो जी लगा दिया, यहाँ पर जी लगा दिया हमने, तो अम जी वी जी, तो इस तरीके इनका मान रखा हमारे पास, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.016 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 के कोण के विक्षेपित करता है, विक्षेपित का मतलब विक्षेपण करता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का उनके बीच में कोण बना देता है, विक्षेपण को कोण किसे कहते हैं, उनके बीच का कोण, ठीक है ना, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। सर्दी बहुत है इसलिए जुकाम लग रहा है। और उसके बाद में वो क्या करता है कि उसकी चाल थी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, हमने उसको बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए 5 मिनट 18 का गुणा कर दिया और ये हमारे पास आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड मीटर में आ गई। और हमारे पास उसके वजन दे रखा है 0.15 kg और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कि उस मतलब उस वापस उसी दिशा में जाती है, हमें गेंद का आवेग निकालना है। गेंद आवेग किसके बराबर होता है, वो स्विंग में परिवर्तन के बराबर होता है, तो हम सबसे पहले स्विंग में परिवर्तन निकालेंगे। यहाँ पर भी स्विंग में परिवर्तन लिखा हुआ है, ठीक है। स्विंग में परिवर्तन क्या होता है, हम भी प्रारंभिक स्विंग और अंतिम स्विंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाला प्रारंभिक स्विंग, ये किस प्रकार आया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर स्विंग क्या था, यहाँ पर स्विंग था वी, और यहाँ पर क्या था वी, यहाँ पर यू था, लेकिन वी और वी का मान बराबर, इसलिए मैंने वी लिख दिया है। जब इसके स्विंग दो थे, ठीक है ना, पहले प्रारंभिक स्विंग था और ये अंतिम स्विंग था, और जब हम दो विमीय गति में बात करते हैं, सॉरी एक विमीय में, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें दो ही दिशा होती है, एक होती है क्षैतिज और एक दिशा होती है, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर देखो हमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा लेनी होगी सबसे पहले, इसलिए हमने यहाँ पर देखो मैंने आपको बता देता हूँ। देखो हमने एक दिशा ली, यहाँ पर देखो इधर गेंद आती है और इधर वापस चली जाती है, ठीक है। इनके बीच में कोण था 45 डिग्री का और बीच एकदम मध्य में लिया, तो इसका आधा कर दिया 45 का, तो आगे 22.5। और ये गेंद का आप देखो यहाँ पर मैंने दो घटक लिए हैं, थीटा जिसके साथ बनेगा वो कोस थीटा में और बाकी साइन थीटा में। देखो मैंने यहाँ पर छोटा कोण देखिए ये दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया, ये हो गया कोस थीटा। तो यहाँ पर पहले समय क्या था वी, तो ये हो गया वी 22 कोस 22.5 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर बन गया वी साइन थीटा। और ये देखो ये ऊर्ध्वाधर है, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार, ये देखो एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, तो ये हो गया पी वाई यानी कि वाई की दिशा में स्विंग, और ये हो गया पी एक्स यानी कि एक्स की दिशा में स्विंग। इस प्रकार हमारे पास घटक आ गए हैं, हम यहाँ पर घटकों का मान रखे जाएगा, ना कि इनका सीधा भी आप मत रखना, आपका गलत हो जाएगा, घटक निकालने पड़ेंगे हमें। घटक की जरूरत कब पड़ती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब इसे उल्टे दिशा दे रखे हो ना, मतलब अगर सीधी गेंद आती सीधी चली जाती तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये उल्टे सीधे दे रखे हैं, इसका मतलब हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा लेनी पड़ेगी, और इसलिए हमने ये निकाला है। तो देखो ये हमने मान रख दिया, और ये देखो ये माइनस में चिन्ह क्यों लगाए, देखो पहले ये इधर आती है, तो ये मैंने पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये इसका मतलब है कि ये इधर आ रही है, इसका मतलब धनात्मक है, और जब ये इधर जाती है वापस तो इसका मतलब ये ऋणात्मक है। जब आ रही है तो वो धनात्मक था, यानी कि u इसमें धनात्मक है और v है वो ऋणात्मक है, तो v ऋणात्मक है तो ये पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, और ये देखो ऋणात्मक, ये धनात्मक है तो ये भी ऋणात्मक, इस प्रकार -2 भी आ जाएगा। ये समय में परिवर्तन है। और जब घटक निकालते हैं उसका परिणाम भी निकालना पड़ता है, हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा था सदिशों के पार्ट में, स्वयं का परिवर्तन परिणामी परिवर्तन निकालेंगे तो वो होता है पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर। पी वाई क्या है, पी वाई यहाँ पर देखो ये वाला है, ये घटक और ये घटक, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी पी वाई ये है, मतलब ये घटक और ये घटक, इन दोनों का मान बराबर है। देखो हम भी साइन थीटा बाई इन दोनों का मान एकदम बराबर है, और इसलिए ये एक दूसरे से बराबर में कट हो जाएंगे, तो इनका मान कुल समय कितना है, मतलब इनमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ये तो बराबर है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, सिर्फ इसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये मान कट हो गया तो 0 आ गया, और ये देखो यहाँ पर हम निकाला तो ये आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे इससे ये कट जाएगा, तो ये आ गया 2 cos थीटा। और समय में परिवर्तन हमारे आवेग होता है, तो यहाँ पर समय की जगह हमने लिख दिया आवेग, और आवेग क्या होगा हमने सबका मान रख दिया, तो ये आ जाएगा कुछ इतना 4.5 cos 22.5, और cos 22.5 का मान हमें सारणी में देखना पड़ता है, अगर आपको निकालना तो अच्छी बात है, अगर निकालना नहीं आता तो हमें क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें cos 22.5 का मान दे रखा होगा, अगर मान दे नहीं रखा हो तो आप सीधे इतना ही कर देना, अगर मान याद ना हो, और मान याद हो तो पूरा सोल्व करोगे तो भी 4.5 न्यूटन के लगभग आएगा। तो 21 हमारे पास क्या दे रखा है कि कोई एक सिरे कोई डोरी से बंधा हुआ है, कोई एक पत्थर है जिसका वजन 0.25 kg और डोरी की लंबाई 1.5 मीटर प्रति सेकंड, जो घूर्णन अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, और घूर्णन अक्ष पर वो 40 रिवोल्यूशन 1 मिनट में कर लेता है, तो डोरी में तनाव ज्ञात करना है, और 200 न्यूटन का अधिकतम अगर बल हो, तो तनाव बल 200 न्यूटन हो, तो हमें उसकी चाल ज्ञात करनी है। देखो किस प्रकार होगा, देखो सबसे पहले मैं दे क्या रखा है, घूर्णन अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, इसका मतलब उसका घूर्णन वेग दे रखा है। घूर्णन वेग को हम क्या करते हैं, जब घूर्णन गति को पढ़ते हैं तो उसमें अंदर वेग को हम ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है ना। घूर्णन अक्ष पर अगर घूर्णन कर रहा है तो ओमेगा, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, तो ओमेगा है 40 रिवोल्यूशन बराबर 1 मिनट बटे 1 मिनट, ठीक है ना। और एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है, 2 पाई रेडियन होते हैं, तो हमने इसको 40 बटे 2 पाई रेडियन में गुणा कर दिया, और मिनट में 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 60 सेकंड, तो हमने यहाँ पर 60 का भाग दे दिया है। 60 का भाग देने पर हमने इसको सोल्व किया तो आगे 4 बटे 3 पाई रेडियन। अब अभिकेंद्री बल, अगर यहाँ पर अगर पत्थर बार घूमेगा कुछ इस प्रकार एक जगह घूमेगा, तो उसके अंदर कुछ अभिकेंद्री बल लगेगा, वो होता है mv स्क्वायर अपन r, और v का मान होता है, हमें पता है कि v का मान निकलता है वो होता है ओमेगा r के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा r के स्क्वायर में से r कट जाएगा तो आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अभिकेंद्री बल t के बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर t लगेगा और इधर लगेगा अभिकेंद्री बल, और ये बल
एक दूसरे के विपरीत में है और यहाँ पर और कोई बल नहीं है, इसलिए अभिकेंद्री बल के बराबर ही तनाव बल होगा। तो तनाव बल हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, हम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों नहीं सोल्व निकाला, क्योंकि हमारे पास वी नहीं दे रखा है, हमें ओमेगा में दे रखा है, तो इसलिए हमने ओमेगा से किया, आसान पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखो हमने इसको सोल्व करेंगे तो द्रव्यमान कितना है 0.25 kg और ओमेगा मान निकाला जाए 4.3 पाई रेडियन, इसका मान यहाँ पे रखा और आर की मान है 1.5। ठीक है, इसको सोल्व किया तो आगे 6.57 न्यूटन। और दूसरे में क्या रखा, 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव बल पर। ठीक है ना, तो अधिकतम तनाव बल होगा तो उस समय उसका वेग क्या हो सकता है, अधिकतम वेग। ठीक है, तो हम सूत्र वेग किसमें होता है, यहाँ पर देखो चाल का पूछा है, यहाँ पर घूर्णन अक्ष की चाल का पूछता है तो ओमेगा निकालते हैं, घूर्णन अक्ष की चाल का नहीं पूछा, चाल का पूछा सिर्फ, इसका मतलब वी निकालना है। और वी क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, इसमें वी होता है, तो यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम है यानी अधिकतम है तो ये भी मैक्सिमम अधिकतम होगा। तो देखो यहाँ पर हमने मान देखा, उनका पक्षांतरण किया, तो यहाँ पर पक्षांतरण करने पर हमारा सूत्र आएगा 34.6 मीटर प्रति सेकंड, यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा सोचना था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ये भी लगा लीजिए। तो देखो 22वां क्वेश्चन है कि 5.2 में पत्थर की चाल को अधिकतम कर दिया जाए। अगर चाल को अधिकतम करेंगे तो हमें पता ही है कि डोरी टूट जाएगी। ठीक है, जब डोरी टूट जाएगी तो पत्थर किस दिशा में गिरेगा, हमें ये पूछा है, क्या वो नीचे गिरेगा या इस तरफ दिशा में जाएगा या इस दिशा में जाएगा या अंदर की ओर जाएगा, हमें ये बताना है किस दिशा में जाएगा। यहाँ पर कुछ स्थिति दे रखी है, क्या पत्थर टूटने पर त्रिज्यीय बाहर की ओर जाएगा या स्पर्श रेखा उड़कर जाएगा या किसी कोण पर चला जाएगा। देखो जब भी कोई वृत्तीय रेखा के आसपास गति करता है ना कोई भी कण, तो उसकी जो दिशा होगी ना स्पर्श रेखा की दिशा होगी, प्रत्येक कण पर मतलब प्रत्येक बिंदु पर, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदलती है। यहाँ पर इसकी दिशा कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, दिशा कौन सी होगी, कहाँ पर होगी। अगर वो दिशा, अगर वो कुछ इस प्रकार घूम रहा है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार, अगर उसकी दिशा ये है तो उसकी स्पर्श रेखा ये मानी जाएगी और वो इस तरफ गिरेगा। अगर वो उल्टा घूम रहा है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना, उल्टा घूम रहा है और यहाँ पर बिंदु है तो उसकी दिशा होगी इस प्रकार, इसका मतलब वो स्पर्श रेखा पर निर्भर करता है। यहाँ पर दूसरे में दे रखा है डोरी के टूटने पर पत्थर स्पर्श रेखा पर उड़ जाता है, इसलिए हमारा बी सही है। और इसी प्रकार 23वां है कि कोई घोड़ा दिक्स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। दिक्स्थान का मतलब होता है खाली जगह, यानी कि जहाँ पर हवा में हो। मानो अगर यहाँ पर एक घोड़ा है, ये इसको घोड़ा मान लो आप, अगर इसके पैर हवा में है और इसकी जो बांधा हुआ है वो इसके पीछे नीचे है, तो ये हवा में है तो ये क्यों नहीं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों जमीन नहीं मिल पा रही, इसलिए वो नहीं बढ़ पाएगा। दूसरे में है कि किसी तीव्र गति से चल रही बस के एकाएक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों आ जाता है। मतलब कोई बस हमें, हम बस में बैठे हैं तो अगर हम नोटिस करते हैं तो अगर कोई ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो हम इस प्रकार हमारा नस मतलब सर गर्दन है वो इस प्रकार आगे आ जाती है, लेकिन शरीर नीचे का हिस्सा नहीं आता। ठीक है ना, नीचे का हिस्सा तो एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन हमारा आगे का जो हिस्सा है ना वो इस प्रकार झुक जाता है। ऐसा किस पर क्यों होता है, ये होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण क्या होता है कि जो गति, वो जड़त्व क्या है कि अगर कोई भी वस्तु जिस गति में होती है उसी गति को बनाए रखती है। अगर वो स्थिति विराम में है तो विराम में रखेगी और अगर गति में होगी तो गति में रखेगी। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि जो नीचे का हिस्सा है हमारा वो तो बस के संपर्क में है, वो तो बस रुकने के साथ में रुक जाता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो बस के संपर्क में नहीं है। इस कारण क्या होता है, वो अपनी गति, अगर बस मान लो 40 की स्पीड से जा रही तो हमारा शरीर भी 40 की स्पीड से आगे चला जाता है, लेकिन हमारी मांसपेशियां होती है वहाँ पर वायु भी होती है, लग जाती है थोड़ी बहुत फिजिक्स के साथ, हमारी मांसपेशियां होती है उस चीज को समझ जाती है, संतुलित कर लेती है, इसलिए हमारा शरीर 40 की स्पीड से आगे नहीं जाता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। मान लीजिए अगर वो 40 की स्पीड से आगे जाता है तो आप सीट के अंदर बैठ जाएंगे। हाँ, अगर बस जब बहुत ज्यादा स्पीड में है तो आपकी ऐसी दुर्घटना हो सकती है, इसका कारण है जड़त्व के कारण। तीसरा है कि लोन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। लोन मूवर क्या होता है, जैसे हम घास साफ करते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार होता है, इसको धकेलेंगे, मान लीजिए हम इस प्रकार बल लगाएंगे इसके ऊपर, यहाँ पर आप खड़े हैं और इसके ऊपर आप इस प्रकार बल लगा रहे हैं और यहाँ पर ये इस प्रकार आगे खिसकेगा। अगर आप इसके ऊपर बल लगाएंगे तो हम इसके घटक लेंगे, एक लेंगे यहाँ पर, तो ये होगा ऑफ कोस थीटा, ये होगा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब cos थीटा अब sin थीटा इसको संतुलित रखेगा और अब cos थीटा क्या होगा, इसको आगे जाने की ले जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मान है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास है या मान सकते हैं 90 डिग्री के आसपास है। तो देखो cos 90 पर cos 30 मान हमारा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आगे नहीं आ पाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे cos इस प्रकार घटक निकलेंगे, लेकिन इसी प्रकार अगर हम इसको इस प्रकार खींचे, ठीक है, तो हमारा इस प्रकार मान आएगा। अब सॉरी यहाँ पर एक गलती होगी, ये होगा अब cos थीटा, ये होगा अब sin थीटा, और यहाँ पर देखो ये होगा cos थीटा, ये होगा sin थीटा। यहाँ पर देखो, अब देखो अगर आप इसको ऊपर से खींचोगे तो एक घटक हमारे नीचे की ओर लगेगा और एक घटक लगेगा ऊपर की ओर अब sin थीटा। ये इसको संतुलित करेगा और ये इसको आगे जाने में मदद करेगा। ठीक है, और ये कोण जितना जितना मतलब ज्यादा होगा और ये भी उतना ही जल्दी आगे आएगा, लेकिन ये कोण जितना कम होगा और cos थीटा का मान उतना ही कम होगा। उस प्रकार cos थीटा का मान जैसे 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 कम होता जाता है, मतलब इस प्रकार खींचेंगे तो यहाँ पर देखो मान बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो इसका मान इस तरफ दिशा में घट रहा है। मान cos थीटा का मान 0 30 45 60 90 पर इस प्रकार बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो वो मतलब कि बल कम लगेगा उस पर, हमें बल बहुत कम लगेगा इसके ऊपर और ये बहुत स्लो जाएगा आगे। इस प्रकार हम लेकिन इसको इस प्रकार खींचे तो ये cos थीटा का मान है, तो थीटा का मान घटेगा और थीटा का मान घटेगा, यानी कि 90 से लेकर कम आता जाएगा, उस प्रकार हमारा बल कम लगेगा और ये जल्दी गति आगे करेगा। इसका उत्तर यही है। आप इसके ऊपर कुछ इस प्रकार बना के छोड़ देना, समझ जाएगा कि एग्जाम में। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के पीछे क्यों करते हैं, तो मतलब हम गेंद को कैच करते हैं ना, तो उस हाथ को अगर ऐसे कैच कर ले एक ही जगह पे तो हमारे हाथ पे घाव लग सकता है, हमारा हाथ टूट सकता है। लेकिन हम गेंद हमको अगर प्रोफेशनल है ना कोई खिलाड़ी, वो क्या करता है, उस गेंद को ऐसे हाथ में आते आते उसको पीछे ले जाता है फिर कैच करता है। इस प्रकार ऐसा क्यों करता है,
देखो गति के दूसरे नियम में हमें क्या पूछा था, बताया गया था कि जो बल होता है वो समय में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, समय में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पर देखो बल समानुपाती है किसके, 1/3 के, यानी कि समय जितना ज्यादा लगेगा बल उतना कम लगेगा, और समय जितना कम लगेगा, हम कम समय में अगर गेंद को लपेंगे तो हमारा बल का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हम समय ज्यादा लगेंगे और ये एक दूसरे की समानुपाती है, एक को ज्यादा बल करेंगे दूसरा कम हो जाएगा, इसलिए हमारे हाथ पर चोट नहीं आएगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यहीं पे हमारा पार्ट खत्म होता है। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में प्लीज जरूर बता दीजिएगा आपको क्या कुछ समझ आया और मुझे क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए। मैं भी अभी यूट्यूब पे थोड़ा नया हूँ।